दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हमारी इकाई 1 भी कंप्लीट हो चुकी है, इकाई 2 भी कंप्लीट हो चुकी है और इकाई 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इकाई 4 के क्वेश्चन बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। ठीक है, जो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही छपने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में वार्षिक परीक्षा में भी इसी प्रश्न बैंक में से आएगा। ठीक है, याद रखना, प्रश्न बैंक में से सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं और कहीं से भी याद नहीं करने हैं, सिर्फ प्रश्न बैंक से याद करना है और इसी में से पढ़ना है। आज हमारी इकाई 4 है, अध्याय 5 रहेगा मानचित्र पठन एवं अंकन। अब मैं इसमें आपको मानचित्र भी बताऊंगा, ठीक है, जो नक्शा है वो नक्शा बताऊंगा और उस नक्शे में आपको जो जैसे कुछ भी फिल करना रहता है वो सारा समझा दूंगा। और इस इकाई से आपको 5 नंबर कंप्लीट बिल्कुल मिल जाएंगे मानचित्र पठन एवं अंकन से। ठीक है, 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार है। दिए गए मौसम एवं वायु मापन संकेतों को पहचानिए व उनके नाम लिखिए। देखिए, धुंध, कोहरा, कुहासा, हिम, वर्षा, ओला, फुहार, तड़ित झंझा, शांत, मंद समीर, सबल समीर और झंझा। ये 100% पूछा जाता है। कितने प्रतिशत? 100% पूछा जाता है। आप हर साल के पेपर उठाकर देख सकते हो। और इन्होंने जो बोर्ड ने जो ये प्रश्न बैंक जारी करी है कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड ने, तो उन्होंने ये वैसे ही जारी नहीं करी, कुछ सोच समझ कर ही जारी की है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास का पूरा मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मौसमी घटना, संकेत चिन्ह। ठीक है, और ध्यान रखना, धुंध, जैसे मान लीजिए पहला दिया धुंध, तो धुंध का ये वाला चिन्ह जो बना हुआ है ये चिन्ह बनेगा। कोहरा का ये चिन्ह बनेगा, ये जो दे रखा है 1 2 3, 3 लाइनें खींच दी है कोहरा के लिए। कुहासा, कुहासा में ये 2 लाइनें खींच रखी है। और हिम, ये जो आपके मोबाइल का जो स्टार रहता है ये हिम जैसा चिन्ह है। और इसके बाद में वर्षा, वर्षा का ये जो डॉट बनता है ये वर्षा का चिन्ह है। और ओला, ओला के लिए आप ये त्रिभुज बना देना। ठीक है, और इसके बाद में फुहार, तो जो ये कामा दे रखा रहता है ना, इस प्रकार का ये फुहार बन जाएगा नो जैसा। तड़ित झंझा, तो जो तड़ित झंझा है ना, उसमें आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से तड़ित झंझा बनाना है, तीर का चिन्ह बना देना। ठीक है, तो ये तड़ित झंझा हो जाएगा। और इसके बाद में शांत समीर वाला देख सकते हैं, शांत समीर वाला इस प्रकार से बनेगा, 1 0 बना दो, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा बिंदु बना दो। ठीक है, और मंद समीर, जो मंद समीर वाला चिन्ह दे रखा है ये देख सकते हैं आप, मंद समीर वाला चिन्ह। तो इस प्रकार से मतलब कि एक सीधा आप क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये सीधा एक तीर का चिन्ह बना देना ये, और इसमें एक ऊपर ये डंडा निकाल देना। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, मंद समीर का हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और वैसे आपके सामाजिक विज्ञान में दे भी रखा है। और इसके बाद में झंझा, देखिए झंझा, तो ये झंझा कैसे बनेगा ये देख सकते हैं। झंझा इधर से आएगा तीर। ठीक है, ये वाला जो तीर है ये इस प्रकार से, और यहाँ पर झंझे में आपको 4 लाइनें खींच देनी है ऊपर, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये आपके झंझा का क्या बन जाएगा, चिन्ह बन जाएगा ये। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आप इस ऐसा करो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, और ये कि ये आएंगे, ये आपको 11 चीज़ें याद कर लेनी है। धुंध, कोहरा, कुहासा, हिम, वर्षा, ओला, फुहार, तड़ित झंझा, शांत, मंद समीर, सबल समीर और झंझा। ये 11 चीज़ें आप अच्छे से रट लेना। ठीक है, और ये चिन्ह भी आप याद कर लेना। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की। ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जो भारत का जो मानचित्र है ना, उसमें ये आपको दर्शाना रहेगा। समझ लो इसमें, फिर मैं मानचित्र में दर्शा के बता दूंगा आपको। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। लिख लो आप इन्हें। मालवा का पठार, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, लद्दाख, चिल्का झील, हिंद महासागर। ठीक है, एक मानचित्र में ये दर्शाना। इसके बाद में बी वाला देखिए, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा, थार मरुस्थल और कंचनजंगा। थार मरुस्थल और कंचनजंगा। और उसके बाद में तीसरा जो मानचित्र रहेगा उसमें आपको दर्शाना है बंगाल की खाड़ी, नेपाल, दिल्ली, नर्मदा नदी और पश्चिम बंगाल।
ठीक है। और अन्य जो चीज़ें हैं वो अरावली पर्वत, नीलगिरी, तारापुर अणुविद्युत गृह, कांजीरंगा, कर्क रेखा, गंगा नदी, छोटा नागपुर का पठार, कच्छ का रण और चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, हजारी, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन आदि, ये अन्य चीज़ें हैं। तो देखो इसमें समझना, पहले ए नंबर वाला दे रखा है ना, इसमें मालवा का पठार, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, लद्दाख, चिल्का झील और हिंद महासागर रहेगा। तो इसका आप ये तो पहले लिख लो ABC करके, ये तीनों चीज़ें लिख लेना। और इसके बाद में मानचित्र में मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं मानचित्र के उत्तर। देख सकते हैं आप ये इस मानचित्र में क्या क्या दर्शा रखा है। ये भारत का पूरा नक्शा दे रखा है। ये ऊपर लद्दाख दर्शा दिया, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रेणी दर्शा दी, ये गंगा नदी को दर्शा दिया यहाँ पर। इसके बाद में ये कंचनजंगा को दर्शा दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये जो रेखा निकल रही है ये कर्क रेखा को दर्शा दिया इसमें, है ना। और इसके बाद में चिल्का झील को भी दर्शा रखा है, देख सकते हैं आप। ये इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। ये चिल्का झील है, उसके बाद में सुंदरबन डेल्टा ये यहाँ दे रखा है। और इसके बाद में खंबात की खाड़ी, ये तारापुर अणु विद्युत गृह भी दर्शा दिया है। और ये नीलगिरी पर्वत, ठीक है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। और ये नीलगिरी पर्वत के नीचे हिंद महासागर और श्रीलंका। तो ये तो आपका हो गया कौन सा, देख सकते हैं सी वाला भी इसमें दे दिया है ना। और ए वाला भी दे सकते हैं, मालवा का पठार, मालवा का पठार ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मालवा का पठार। तो ABC सारा इसमें देख सकते हैं। ये पूरा भारत का नक्शा है। और इसके बाद में अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखें। अन्य में नर्मदा नदी, छोटा नागपुर का पठार, कच्छ का रण, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे और हाई चेरापूंजी और डिगबोई जो असम में है। तो ये भारत के इस नक्शे में ये जो चीज़ें दर्शा रखी है वो मैं बता दूं कि क्या क्या है। ये यहाँ पर थार मरुस्थल बता दिया, ये असम में डिगबोई और चेरापूंजी बता दी, ये कोलकाता और ये छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और उसके पास में ये कच्छ का रण दे दिया, ये खंबात की खाड़ी दर्शा दी, ये बॉम्बे हाई दर्शा दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको नक्शे में लिखना है बस, और कुछ नहीं। आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे 5 नंबर, अरब सागर, लक्षद्वीप, चेन्नई, ठीक है। तो दोनों नक्शे आप एक बार और गौर करके देख लो, ठीक है। लद्दाख ऊपर दे दिया, अरावली दे दिया, फिर नेपाल, कंचनजंगा, कांजीरंगा, मालवा का पठार, कर्क रेखा, चिल्का झील, सुंदरबन, खंबात की खाड़ी, ये सभी चीज़ें इसमें दे रखी है। रंगीन दे रखा है बिल्कुल, आप अच्छे से इसको करना। और दूसरे में भी दे रखा है, दूसरे में थार मरुस्थल, नर्मदा नदी, कच्छ का रण, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये अच्छे से करना सारे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, इकाई 5 आपदा प्रबंधन। इकाई 5 अब शुरू हो चुकी है हमारी, इकाई 4 कंप्लीट हो गई है, आपदा प्रबंधन। और इसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपदा प्रबंधन से। तो आइए शुरू करते हैं। एक वाक्य का एक प्रश्न आएगा, जोड़ी में से एक आएगा, और एक सत्य असत्य आएगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपकी जो इकाई 5 है, पार्ट 6 है आपदा प्रबंधन, इसमें से आपको कंप्लीट करना है। और आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। 30 शब्द में लिखना है, 2 नंबर के रहेंगे। आपदाओं से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आप उत्तर बताएंगे। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम मानव एवं संपत्ति की क्षति है। दूसरा देखिए, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं, लिखिए। तो सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं यह भी लिखते हैं, और आप अच्छे से कंप्लीट करना है, इस सभी को लिख लेना कॉपी में। सूखा एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की संभावना तो होती है पर बहुत लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है, शुष्क मौसम रहता है वहाँ पर सूखा। और बाढ़ देखिए, बाढ़ नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना बाढ़ कहलाता है। नदी के अतिरिक्त जो पानी है उसका दूसरे क्षेत्र में जो फैल जाना क्या कहलाता है, वो बाढ़ कहलाता है। देख सकते हैं आप ये तो बाढ़ एवं सूखा हो गया, और आपदाओं से तात्पर्य भी हो चुका है। और अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है समझ लें आप, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सूखा आपदा से निपटने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। जो सूखा आपदा है उससे निपटने के लिए कितने उपाय बताना है, 2 उपाय बताना है, ठीक है। याद रखें 2 उपाय बताना है। और 4 उपाय दिए हैं, तो 4 उपाय में से आप 2 तो अच्छे से याद कर ही लोगे, ठीक है। पहला देखिए, क्षेत्र में वर्षा की स्थिति, जलाशयों, झीलों आदि में पानी की उपलब्धता का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि किन क्षेत्रों में सूखे की समस्या आ सकती है।
पहला हो गया सूखे से निपटने का उपाय। दूसरा उपाय देखिए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग पर ध्यान आकर्षित करना। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की जो मौजूदा मांग है उस पर ध्यान आकर्षित करना, ये सूखा आपदा से निपटने का दूसरा उपाय हो गया। दो ही पूछे हैं लेकिन दिए चार हैं, तो चारों हम पढ़ेंगे और चारों आपको याद करना है, चार में से दो लिखना रहेगा। जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना। और अगला देखिए, गांव में सभी खेतों में बह रहे जल को एक ही स्थान पर एकत्रित कर उसे मिट्टी में रहने दिया जाए ताकि भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि हो सके। ये सूखा आपदा से निपटने के उपाय हैं। ठीक है, ये चारों उपाय। अब देखिए, बाढ़ आपदा के कोई दो कारण लिखिए। मतलब कि बाढ़ आपदा के कितने, दो कारण लिखना है। मतलब कि जो बाढ़ है ये क्यों आती है, दो कारण आपको लिखना है। तो समझ लो, तीन कारण दिए हैं, दो आपको लिखना रहेगा। मानसूनी वर्षा अधिक होने पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक तो ये कारण है। इसके बाद में एक ये कारण है, देश में बांधों के टूटने, तटबंध टूटने या अविवेकपूर्ण बांधों से पानी छोड़ने से बड़ी संख्या में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और नंबर 3 देखिए, हिमालय में बहने वाली नदियों से उत्तर भारत के मैदान और समुद्र तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष मिट्टी जमा होती जा रही है, जिससे नदियों का तल उठ रहा है। क्या उठ रहा है, नदियों का जो तल है वो उठ रहा है। और जो नदियों का तल उठ रहा है और जल की सतह ऊपर की तरफ उठ रही है, और यह भी बाढ़ आने का कारण है। अब ये बाढ़ नियंत्रण के उपाय देख सकते हैं आप। बाढ़ नियंत्रण के उपाय, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में जलाशयों का निर्माण करके हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं। नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करके भी हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। नदियों के किनारों की भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर प्रतिबंध लगाकर हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं। और सहायक नदियों पर छोटे बांधों का निर्माण, ताकि मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। तो ये किसके, बाढ़ नियंत्रण के उपाय हो गए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे याद कर लेना, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। इसके बाद में सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र, सुनामी आपदा के क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय तट, प्रशांत महासागरीय तट, जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है जापान, ठीक है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आता है, और मलेशिया भी आता है, मलेशिया आदि देश आते हैं। ठीक है, और हिंद महासागर में आते हैं श्रीलंका, म्यांमार, भारत। ये सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुनामी प्रभावित क्षेत्र याद हो गए होंगे। प्रशांत महासागर में तो क्या है, जापान है और इंडोनेशिया है, ठीक है, और मलेशिया है। और हिंद महासागर में क्या है, श्रीलंका है, म्यांमार है और भारत है। ये क्या है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से लिखा हुआ है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, तो इसको सब्सक्राइब कर ले और जो घंटी की जो बटन है उसको दबा देना, और जो लाइक है ना, लाइक तो आप बिल्कुल तोड़ ही दो। अगला देखिए, भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए उपाय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले, भूस्खलन मतलब होता है धरती का खिसक जाना, धरती से जैसे मान लीजिए कोई भी पहाड़ खिसक जाता है ना, इस प्रकार से, तो भूस्खलन ही कहलाता है। तो सर्वप्रथम मानचित्र के माध्यम से भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाना, ताकि उन क्षेत्रों को बस्तियों बसाने से रोका जा सके। ठीक है, और दूसरा है बचने का उपाय है भूस्खलन से। और दूसरा देखिए, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में नवीन विकासात्मक कार्य को प्रतिबंधित करना, और पहाड़ी ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को प्रोत्साहित करना। ये भूस्खलन आपदा से बचने के उपाय हैं। ठीक है, अब भूस्खलन आपदा से बचने के उपाय के बाद में ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसकी शब्द सीमा 150 शब्द है, और ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा ओनली एक क्वेश्चन। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्या प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है? ये 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था।
और वार्षिक परीक्षा 2019 मध्य प्रदेश। तो देखिए उत्तर इसका प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है। प्राकृतिक आपदाएं वे समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती है, मतलब कि विस्तार से घटित होती है, ज़्यादा घटित होती है वो प्राकृतिक आपदाएं, और जिनका प्रभाव कैसा होता है, विनाशकारी होता है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी आदि। और इन आपदाओं के लिए प्रमुख रूप से तो विदोहन उत्तरदायी है। ठीक है, क्या उत्तरदायी है? विदोहन उत्तरदायी है। विदोहन उत्तरदायी है। और वनों से ही मिट्टी को पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, मृदा अपरदन से रक्षा होती है, वर्षा में वृद्धि होती है। ठीक है, और वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल का स्तर नीचा होना, नदियों के जल स्तर का गिरना, जिससे सूखे की प्राकृतिक आपदा को सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है। मतलब कि अगर वनों का विनाश होगा तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होंगी। प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होंगी, इसलिए वनों का विनाश करने से बचाना है, वनों को बचाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन बताऊंगा इसी चैप्टर के, और इसके बाद में आपका इतिहास खंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इतिहास खंड स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बता दूंगा।